and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 17th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. And we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Clause 6 of Assam Accord. And this topic is important from our syllabus paper 6 Assam polity point of view, and the ideas discussed here can be asked in the prelims exam of APSC. UPSC में भी आ सकता है लेकिन APSC में आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं. सो देखते हैं, सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं. सो एज आई टोल्ड यू दिस आर्टिकल इज़ अबाउट क्लॉज 6 ऑफ Assam Accord. You all know that so many youth of Assam sacrificed their life in order to get Assam Accord that was signed between Government of India and representatives of Assam in 1985. इस आर्टिकल की मदद से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ Assam Accord that was signed in 1985. We will specially see about Clause 6 of Assam Accord, and then we will also understand the reasons behind delay in application of Clause 6 of Assam Accord. सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आखिर ये Assam Accord कौन से कॉन्टेक्स्ट में लाया गया था इन असम. सो उसके लिए हमें समझना होगा दैट देयर हैव बीन 4 मेजर वेव्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ आउटसाइडर्स इन असम. ये वैसे तो देखो आउटसाइडर्स हमेशा ही बाहर से आकर के असम में सेटल होते रहे हैं, लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स देयर हैव बीन 4 मेजर वेव जब लार्ज नंबर्स में लोग आकर के असम के अंदर सेटल हुए हैं. सबसे पहला मेजर वेव था इन 1830s जब ब्रिटिशर्स ने इनकरेज किया फॉर टू द वर्कर्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू कम एंड सेटल इन असम एंड वर्क एज टी प्लांटेशन वर्कर्स. फिर 1914-15 में जमींदार्स ऑफ गोवालपारा हेल्प्ड इन सेटलमेंट ऑफ मैनी वर्कर्स फ्रॉम बिहार एंड बंगाल सो दैट दे कुड वर्क इन द स्टेट्स और लैंड्स ऑफ दी जमींदार्स ऑफ गोवालपारा. सो दिस वाज सेकेंड मेजर वेव और इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स इन असम. तीसरा 1940s जो आप असम हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ते हैं, वेयर द मुस्लिम लीडर मोहम्मद सदौल्ला encouraged many Muslim workers from Bengal to settle in Assam under a program launched by the Prime Minister of Assam of that time, Mohammad Sadollah. उस प्रोग्राम का नाम था ग्रो मोर फूड प्रोग्राम, और इसकी मदद से वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम माइग्रेंट्स आकर के असम में सेटल हो जाएं ताकि अगर इंडिया का पार्टीशन हो तो असम शुड बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान. उसके अलावा जो सबसे मेजर इन्फ्लक्स हुआ है, जो सबसे ज़्यादा नंबर्स में इमिग्रेंट्स आए हैं असम के अंदर, they came in 1971 as a result of Bangladesh Liberation War. So this was the major influx. जो 1971 में इन्फ्लक्स हुआ वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, और इस कारण से ही राइट आफ्टर दिस इन्फ्लक्स दैट हैपेंड इन 1971 कुछ ही दिनों बाद इन 1979 अ मेजर मूवमेंट, अ मेजर प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन असम इन ऑर्डर टू वीड आउट दीज इलीगल माइग्रेंट्स आउट ऑफ असम. और ये मूवमेंट आप सबको पता है, वहाँ की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने लीड किया, जिसका मेन डिमांड था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और असम से बाहर डिपोर्ट किया जाए. तो एक बार जरा से इसका और एक बैकग्राउंड समझते हैं, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का जरा बैकग्राउंड समझते हैं. तो देखो, अब आपको एक बात तो पता है कि बांग्लादेश बिफोर 1971 वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान. इट वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान. लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोग दे वांटेड टू हैव इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे वांटेड टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री नेम्ड बांग्लादेश. तो इस कारण से काफ़ी सारा मूवमेंट, इनफैक्ट बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिताइनी ऑपरेट कर रही थी बांग्लादेश के अंदर. उसके अलावा लोग पॉलिटिकल पीसफुल तरीके से भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इन ऑर्डर टू हैव अ सेपरेट कंट्री बांग्लादेश. तो अब जब लोग प्रोटेस्ट करने लगे, एक अलग कंट्री डिमांड करने लगे, तो फिर पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट.
दिस ऑपरेशन सर्चलाइट वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी ऑन 25 मार्च 1971। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं सेपरेट कंट्री, उनको फोर्सफुल तरीके से सप्रेस किया जाए। तो इसमें पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत सारा टॉर्चर किया, हरास किया यहाँ के जो ईस्ट पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी के लोग थे, जो नॉर्मल सिटीजन्स थे। इनफैक्ट जो प्रोटेस्टर्स या वायलेंट लोग थे वो तो उनको तो हरास किया ही, बट मैनी इनोसेंट सिविलियंस वेयर ऑल्सो हरास्ड एंड टॉर्चर्ड इन दिस ऑपरेशन सर्चलाइट बाय पाकिस्तानी आर्मी। एंड एज ए रिज़ल्ट बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पे सिविलियन लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, दे लेफ्ट देयर नेटिव प्लेस। वो अपना घर छोड़ करके पाकिस्तानी आर्मी के हरासमेंट से, एट्रोसिटीज़ से बचने के लिए वो अपने घरों को छोड़ करके इंडिया के जो नेबरहुड स्टेट्स हैं, जो बाउंड्री वाले स्टेट्स हैं जैसे कि असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, वहाँ इंटर करने लगे। ज़्यादातर illegal migrants from Bangladesh entered into the state of Assam. It is estimated that more than 3 lakh illegal migrants entered into Assam from East Pakistan as a result of this Operation Searchlight in 1971. ये एक estimation है, there is no concrete data. और एक बात हमें और समझनी चाहिए कि देखो, अब जो आसाम वाला जो बाउंड्री रीजन है दैट इज़ प्लेन पार्ट। जैसे ये धुबरी सेक्टर है, यहाँ पे करीमगंज सेक्टर है, ये प्लेन पार्ट है, तो इसलिए यहाँ से इंटर कर पाना इन इलीगल माइग्रेंट्स के लिए रिलेटिवली ईजियर था। they could not enter from this Meghalaya region, they could not enter into Meghalaya in large number because Meghalaya is a hilly region. तो यहाँ पे इंटर करना उनके लिए मुश्किल था, तो naturally they entered from these plain sectors of Dhubri as well as Karimganj and Kachar region of Barak Valley. इस तरह से बहुत सारे ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स जो उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, दे एंटर्ड इलीगली इनटू असम एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन सर्चलाइट। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं, इंडियन आर्मी एंटर्ड इनटू ईस्ट पाकिस्तान in December 1971 and forced Pakistani army to surrender and then declared East Pakistan as an independent country, Bangladesh. अब जरा देखते हैं असम मूवमेंट का बैकग्राउंड। तो जब इतने सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान से, जो बाद में बांग्लादेश भी बन गया, वहाँ से आसाम के अंदर इलीगल तरीके से इंटर हो गए, तो नेचुरली सम प्रॉब्लम्स अराइज और सम प्रॉब्लम्स स्टार्टेड फॉर लोकल इनहेबिटेंट्स ऑफ आसाम। इट लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेस। अब जो भी रोड्स हैं, जो भी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, जो कुछ भी है, उसको यूज करने वाले इतने सारे और लोग आ गए, तो दैट विल नेचुरली लीड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेस फॉर द लोकल असमीज पीपल। इट लेड टू डेमोग्राफिक शिफ्ट। बहुत सारे बंगाली बोलने वाले लोग आ गए, बहुत सारे इस्लामिक रिलीजन वाले लोग आ गए। तो जो डेमोग्राफी एक पर्टिकुलर रीजन की थी, खासकर बॉर्डर रीजन्स की थी, वो डेमोग्राफी एक बार के लिए चेंज होने लगी। और जब भी किसी भी रीजन की डेमोग्राफी चेंज होती है तो नेचुरली वहाँ के जो लोकल ओरिजिनल लोग हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती है। इट लेड टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लॉस एज वेल, क्योंकि नंबर्स बढ़ गए, बहुत सारे लोग बाहर से आ गए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। असमीज़ कल्चर वाज ऑल्सो थ्रेटेंड। तो बहुत सारे लोग जब बाहर से आ गए, ईस्ट पाकिस्तान से आ गए, सो नेचुरली असमीज़ कल्चर वाज ऑल्सो अंडर थ्रेट। और इन सब कारणों से आफ्टर 4, 5, 6, 7 ईयर्स वहाँ की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इट स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट एंड स्टार्टेड टू डिमांड टू वीड आउट दीज इलीगल माइग्रेंट्स आउट ऑफ असम एंड सेंड देम बैक टू बांग्लादेश। तो इस तरह से असम मूवमेंट स्टार्ट हुआ। असम मूवमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट स्ट्रगल था फॉर असमीज़ यूथ। इट स्पेंड फॉर 6 ईयर्स। ये 1979 से 1985 तक चलता रहा। बीच बीच में कई सारे वायलेंट फेज भी आए और इस दौरान लगभग 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑफ असम हैड टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ एंड अल्टीमेटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ असमीज़ रिप्रेजेंटेटिव, असमीज़ प्रोटेस्टर्स, और फाइनली ऑन 15 अगस्त 1985 असम अकॉर्ड वाज साइंड। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस दिया है असम के यूथ ने इन ऑर्डर टू गेन दिस असम अकॉर्ड दैट वाज साइंड इन 1985। और असम अकॉर्ड में असम रिप्रेजेंटेटिव्स के, जो असम की साइड से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके 2 मेन डिमांड थे कि पहला, वीड आउट इलीगल माइग्रेंट्स आउट ऑफ असम। जो भी असम के अंदर इलीगल तरीके से माइग्रेंट्स आकर के बैठे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस बाहर भेजा जाए असम से। एंड दूसरा, कंजर्व द असमीज़ कल्चर, जो लोकल असमीज़ कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और जो राजीव गांधी सरकार थी, आप देख सकते हैं कि ये फाइल पिक्चर है असम अकॉर्ड साइन करते वक्त का, तो उस टाइम की राजीव गांधी सरकार ने एक्सेप्ट किया ये दोनों डिमांड ऑफ असमीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये 2 डिमांड थे
पहला डिमांड, वीड आउट इलीगल माइग्रेंट्स आउट ऑफ असम। अब ये प्रॉमिस तो कर दिया भारत सरकार ने दैट यस वी विल आइडेंटिफाई, वीड आउट एंड डिपोर्ट द इलीगल माइग्रेंट्स आउट ऑफ असम, ये प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन इसके डायरेक्शन में कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया गया टिल 2013। तो आप सोचो 28 सालों तक कोई स्टेप ही नहीं लिया ये प्रॉमिस करने के बाद भी। तो असम अकॉर्ड इतने सारे सेक्रीफाइस के बाद एक मिला भी तो भी वो बस पेपर में ही रह गया। देयर वाज नो एफर्ट्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट। फिर 2013 में इस डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स लिए गए जब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे भारत सरकार ने असम के अंदर एनआरसी को अपडेट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। एनआरसी को अपडेट करने का प्रोसेस का पर्पस ही है कि जो लोग भी इलीगल तरीके से असम के अंदर रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो आप मान सकते हैं कि एनआरसी को अपडेट करने का जो प्रोसेस था दैट स्टार्टेड विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ असम अकॉर्ड कि जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और असम से बाहर डिपोर्ट किया जाए। तो इस डायरेक्शन में 2013 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ ऑन डायरेक्टिव्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस मीनिंगलेस हो गया, यूजलेस हो गया आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। एक तरफ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इलीगल तरीके से असम में रह रहे हैं और दूसरे तरफ आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मदद से उन लोगों में से कई सारे ऐसे लोग हैं, सबको नहीं लेकिन कम से कम बहुत सारे लोगों को आप अब मौका दे रहे हैं कि आप इंडिया की सिटीजनशिप ले लें और उस जगह पे रह सकते हैं नाउ एज एन इंडियन सिटीजन। तो आपने ये दो काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर दी। एनआरसी की मदद से आपने इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मदद से उनको यहाँ की सिटीजनशिप दे दी। तो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव था असम अकॉर्ड का वो तो डिफीट हो गया। इतने सारे सेक्रीफाइस जो किए गए दैट बिकेम मीनिंगलेस विद एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इस कारण से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चला असम के अंदर एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। जो दूसरा मेन प्रॉमिस था सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर असम अकॉर्ड दैट वाज टू कंजर्व द असमीज़ कल्चर। और असमीज़ कल्चर को कंजर्व करने के लिए भारत सरकार ने एक स्पेशल क्लॉज इंसर्ट किया इन द असम अकॉर्ड। उस क्लॉज का नाम है क्लॉज 6। इट वाज स्पेशली इंसर्टेड इन द असम अकॉर्ड इन ऑर्डर टू कंजर्व असमीज़ कल्चर। और क्लॉज 6 क्या कहता है? इट रीड्स दैट देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स as may be appropriate and shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of Assamese people। ये as it is language है। तो जैसी ज़रूरत होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूरत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा, लीगल ज़रूरत होगी तो कानून बनाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरत होगी तो ऑर्डर्स रिलीज़ किए जाएंगे। लेकिन जो कुछ भी चाहिए होगा सब किया जाएगा। सरल शब्दों में इसका मतलब यही है। लेकिन असम के लोगों का कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनके हेरिटेज को कंजर्व किया जाएगा। तो ये प्रॉमिस तो कर दिया भारत सरकार ने अंडर क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड, लेकिन अगेन इस डायरेक्शन में कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया इन ऑर्डर टू मीट द कमिटमेंट्स मेड अंडर क्लॉज 6। अब जरा देखते हैं सम डेवलपमेंट्स ऑन क्लॉज 6 सो फार। अभी तक क्या हुआ है? 1985 में भारत सरकार ने प्रॉमिस कर दिया क्लॉज 6 और असमीज़ कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हुआ क्या उसके बाद से? उसके बाद से कोई भी कंक्रीट स्टेप लिया नहीं गया है ताकि क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट किया जाए। पिछले साल 2019 में ऑन 15 जुलाई द यूनियन होम मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी हेडेड बाय जस्टिस बिप्लब शर्मा इन ऑर्डर टू मेक सजेशंस ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट क्लॉज 6। तो पिछले साल एक कमेटी बनाई गई रिटायर्ड जज बिप्लब शर्मा जी के अंदर। उस कमेटी को काम दिया गया कि आप आइडेंटिफाई करो, आप सजेशन दो कि कैसे क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखो, एक बात अलग है कि आपने प्रॉमिस कर दिया, भारत सरकार ने प्रॉमिस कर दिया कि हम असम के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। अब उसके लिए कंक्रीट स्टेप भी तो लेने होंगे कि क्या क्या आप लॉ बनाएंगे, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लेंगे। तो इसके लिए फिर बिप्लब शर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई कि आप बताओ कि क्या क्या स्टेप्स हम लेना चाहिए ताकि क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट किया जा सके इन प्रैक्टिकल सेंस। तो बिप्लब शर्मा कमेटी को, जिसको 15 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 10 फरवरी 2020। जब बिप्लब शर्मा कमेटी ने कहा कि उनकी रिपोर्ट तैयार है, उनके रिकमेंडेशंस तैयार हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उनके रिपोर्ट को डायरेक्टली एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी इस रिपोर्ट को सबमिट कर दें टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। और इसके बाद द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट और सजेशंस टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो इससे
ये जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के वो यही डिड्यूस कर रहे हैं, वही इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि भारत सरकार सीरियस ही नहीं है क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप इतने सालों बाद एक कमेटी भी बनाते हैं और उस कमेटी का आप रिपोर्ट भी खुद लेने को रेडी नहीं है। दैट सिंपली सेज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट वांट टू इम्प्लीमेंट क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड एंड गिव प्रोटेक्शन टू द असमीज कल्चर एज इट वॉज प्रोमिस्ड इन असम अकॉर्ड। The next article is taken from international segment. It is about tension on line of actual control. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, and it is also important for political science optional students. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। 20 Indian soldiers, including a colonel of Indian Army, was killed in violent clashes with Chinese troops on Monday, यानी कि कल, last night, along line of actual control in Ladakh. सो ये देखो, ये है गलवान वैली वाला रीजन लद्दाख का। ये लद्दाख रीजन है जम्मू कश्मीर का, और अब तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। सो दिस इज़ द लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया। उसके अंदर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो अक्साई चीन और इंडिया का लद्दाख को सेपरेट करता है, और उससे इंडियन साइड में ही, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इंडियन साइड में ही एक गलवान वैली है। उस गलवान वैली में जब इंडियन आर्मी कल रात को पेट्रोलिंग कर रही थी, उस टाइम में चाइनीज़ आर्मी ने सडनली अटैक कर दिया इंडियन आर्मी के ऊपर, और उसमें हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए, मर्टर्ड हो गए। अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्मी देयर हैज़ बिन कैजुअलिटीज़ ऑन चाइनीज़ साइड एज वेल, लेकिन उनके नंबर्स अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट हैज़ नॉट कम आउट विथ क्लियर कट नंबर्स। उन्होंने कुछ भी इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं की है। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि एक वीक पहले मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी कवर किया था, वेयर आई हैड टोल्ड यू कि मिलिट्री लेवल पे, सीनियर मिलिट्री लेवल पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में इन ऑर्डर टू डीस्केलेट द प्रोसेस ऑफ टेंशन। इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में टेंशन सिक्किम के अंदर, उसके अलावा लद्दाख के अंदर पिछले महीने से ही चल रहा है लगातार, और उस प्रोसेस को डीस्केलेट करने के लिए, टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने के लिए सीनियर मिलिट्री लेवल के बीच में नेगोशिएशंस भी हुए थे लास्ट वीक, और दोनों पार्टी ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था दैट देयर विल बी नो कन्फ्रंटेशन फ्रॉम नाउ ऑन। सारे प्रॉब्लम्स को और सारे इशूज़ को रिजॉल्व किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएशन। उसके बावजूद भी इस तरह का अटैक किया है चाइना ने। दिस इज़ अनजस्टिफाइबल। एक बार जरा फिर से देखो, गलवान वैली जैसा कि मैंने आपको बताया, यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उससे लगभग 7-7.5 किलोमीटर इंडियन साइड में ही है गलवान वैली, जहाँ पे सडनली चाइनीज़ सोल्जर्स ने अटैक कर दिया इंडियन सोल्जर्स के ऊपर। ज़रा ध्यान से समझो, देखो ये है अक्साई चिन, दिस इज़ अक्साई चिन, और ये ओरिजिनली इंडिया का टेरिटरी है। दिस इज़ इंडियन टेरिटरी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए तो हम अपना मैप इस तरह का बनाते हैं। लेकिन ये चाइना के कंट्रोल में है फ्रॉम 1962 ऑनवर्ड्स। 1957 में इंडिया को पता चला कि चाइना ने इस एरिया में रोड बना लिया है और इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया है। देखो, वैसे तो इस एरिया में कुछ भी खास ना पॉपुलेशन है ना कुछ खास उगता, इसलिए इंडियन आर्मी का पेट्रोलिंग नहीं होता था इस रीजन में वे बैक इन 1957। बट 1957 में एक रिपोर्ट आई जब नेहरू जी की सरकार थी और पता चला कि चाइना ने ये पार्ट कैप्चर कर लिया, और जब इंडिया ने इसको रिक्लेम करने की कोशिश की तो फिर इंडिया और चाइना के बीच में फुल स्केल वॉर हो गया इन 1962 एज यू ऑल नो। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि ये अक्साई चीन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन इसको चाइना अभी कंट्रोल किए हुए है। इट इज़ अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना, और इस कारण से ये वाला जो लाइन है, जो इंडियन साइड का जो कंट्रोल्ड लद्दाख रीजन है और जो चाइनीज़ साइड का कंट्रोल्ड लद्दाख रीजन है जिसका नाम है अक्साई चीन, उसके बीच के लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो, ये है लद्दाख साइड जो हमारे इंडिया का है और इंडिया के कंट्रोल में भी है। ये अक्साई चीन जो इंडिया का ही है लेकिन अभी चाइना के कंट्रोल में, और इसीलिए इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। देखो, इंटरनेशनल बाउंड्री वही होती है जिस बाउंड्री को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, जब दोनों ही पार्टी एक्सेप्ट करे कि हाँ ये बाउंड्री है, उसके दूसरे साइड का टेरिटरी बिलोंग्स टू द अदर कंट्री एंड दिस साइड बिलोंग्स टू मी, बट दिस इज डिस्प्यूटेड। इंडिया स्टिल क्लेम्स एंड इंडिया स्टिल वांट्स टू हैव अक्साई चीन, तो इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी but it is under occupation of China, and that is why this is known as line of actual control। और उस line of actual control के इंडियन साइड में है गलवान वैली, जहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया है। As I said, where is गलवान वैली? गलवान वैली is on the Indian side of line of actual control।
तो अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को भी ज़रा ध्यान से समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि चाइना वांट्स टू चेंज द स्टेटस को। जो स्टेटस था, देखो एक तो चाइना इलीगली हमारे अक्साई चीन को कैप्चर करके रखा हुआ है, और तो ये जो स्टेटस था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अब उसको भी ब्रीच कर रहा है चाइना। चाइना इज़ फर्दर मूविंग, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड इट इज़ नाउ ट्राइंग टू कैप्चर मोर एंड मोर टेरिटरी। इस कारण से तो इसने गलवान वैली में इंडियन आर्मी को के ऊपर अटैक किया है। चाइना इज़ नॉट लिमिटिंग इट सेल्फ टू अक्साई चीन इट सेल्फ, बट इट इज़ फर्दर कैप्चरिंग मोर एंड मोर टेरिटरीज फ्रॉम द इंडियन साइड ऑफ लद्दाख। दिस इज़ वॉट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज सेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर चाइना गलवान वैली को कैप्चर ही करना क्यों चाहता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गलवान वैली? इफ़ वी सी इट क्लोजली देन वी विल सी दैट एंड वी विल फाइंड दैट गलवान वैली हैज स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस कैसे, वो भी ज़रा देखते हैं। देखो गलवान वैली ये एक वैली जैसा है। दिस इज़ द ओनली एक्सेसिबल रूट टू रीच अक्साई चीन। तो एक वैली जैसा है यहाँ पे, यानी कि दोनों साइड में पहाड़े हैं और बीच में वैली है, और वैली मतलब वहाँ से रोड बनाए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू रीच अक्साई चीन। सो इट इज़ द ओनली एक्सेसिबल रूट टू रीच अक्साई चीन। और हाल फिलहाल में इंडिया क्या कर रही थी, भारत सरकार क्या कर रही है कि वहाँ पे एक छोटा सा चैनल है, वाटर चैनल है, समझो तो एक नैरो वाटर बॉडी है, रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम गलवान नाला कहते हैं। उस गलवान नाले के ऊपर भारत सरकार एक ब्रिज बना रही थी इन ऑर्डर टू कनेक्ट इटसेल्फ कम्प्लीटली टिल गलवान वैली। तो अब जब भारत सरकार ने यह ब्रिज बनाना शुरू किया ओवर दिस गलवान नाला, वैसे तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 7-7.5 किलोमीटर अंदर ही है, इंडियन साइड में ही है, लेकिन जब भारत सरकार ने ये गलवान नाले के ऊपर ये ब्रिज बनाना शुरू किया तो चाइना को डाउट होने लगा। चाइना स्टार्टेड टू सस्पेक्ट कि हो सकता है कि इंडियन आर्मी एक बार ये रोड बनने के बाद, ये ब्रिज बनने के बाद बिल्कुल गलवान वैली पे पहुंच जाए, और उसके बाद हो सकता है कि इंडिया वापस से कोशिश करे टू रिक्लेम अक्साई चीन। So this was doubt perhaps in the mind of China that India is building a bridge over Galwan Nala in order to smoothly transit its soldiers to the line of actual control in an order to reclaim line Aksai chain from China। तो ये एक डाउट हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि आखिर एकाएक से देखो लास्ट 45 ईयर्स से इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में थोड़ी बहुत जरब होती रही है, थोड़े स्टैंड ऑफ्स होते रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को मारना दिस हैज़ नॉट हैपेंड इन लास्ट 45 ईयर। बट दिस इज़ अ वेरी न्यू डेवलपमेंट, दिस इज़ डेवलपमेंट दैट इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन फॉर एनी स्ट्रैटेजिस्ट। तो इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट का ऐसा मानना है कि गलवान वैली को लेकर के चाइना ओवर सेंसिटिव हो रहा है। चाइना थिंक्स कि गलवान वैली की मदद से इंडिया कोशिश कर सकता है अक्साई चीन को रिक्लेम करना, इसलिए चाइना चाहता है कि गलवान वैली को भी कैप्चर कर लिया जाए, एंड दैट इज़ वाई चाइना इज़ मूविंग बियॉन्ड इट्स स्टेटस को। So this is the strategic significance of Galwan Valley. China suspects that India might attempt to recapture Aksai Chin with help of this Galwan Valley. The next article is taken from national segment. It is about Ujjwala scheme. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic vulnerable sections. उसके अंदर भी the protection for women. सबसे पहले न्यूज़ देखो, ब्रीफली समझ लेते हैं। देखो, देयर हैज़ बीन न्यूज़ ऑफ टॉर्चर ऑफ वीमेन इनमेट्स इन उज्ज्वला होम इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोरीगांव। कई इस तरह के न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि जो उज्ज्वला होम स्कीम के अंदर जो डेस्टिट्यूट लाचार वीमेन रहती हैं उनके अगेंस्ट टॉर्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, इनफैक्ट दे आर बीइंग फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। तो ये सारे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। एक बार उज्ज्वला स्कीम के बारे में देख लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस। देखो, उज्ज्वला स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2007 एंड इट्स एम इज़ टू पुट एन एंड टू ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिप्यूटी कमिश्नर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी ऐसी डेस्टिट्यूट वुमेन दिखती है जिसको कोई जगह नहीं है रहने का, हु इज़ शेल्टरलेस वुमेन, तो उसको आप उज्ज्वला शेल्टर होम में रहने का जगह अवेलेबल कराएं। ओके, और इसकी मदद से वुमेन की ट्रैफिकिंग मोस्टली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर द पर्पस ऑफ बेगरी एंड ऑर्गन स्मगलिंग, उन सबको रोकने का ही मेन ऑब्जेक्टिव है अंडर उज्ज्वला स्कीम।
Other important objectives, prevention of trafficking of children and women for the purpose of commercial sexual exploitation, ये तो हम देख ही चुके हैं. दूसरा, facilitate the rescue of victims and place them into safe custody. तो बहुत बार ऐसी women होती हैं जिनके पास जाने को कोई जगह नहीं होता है, उन shelterless होती हैं, खाना नहीं होता है, तो उन सबको rescue करना और उनको एक safe जगह पे रखना is the purpose of this Ujjwala scheme. Providing basic amenities and needs like food, clothing, shelter, medical help, legal aid, guidance, काउंसलिंग एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है उज्ज्वला स्कीम के अंदर. एज आई हैव शेयर्ड एन इमेज ऑफ उज्ज्वला शेल्टर होम. सो अब देखो उज्ज्वला स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है. देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व. एट द टॉप देयर इज़ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर, और उसके नीचे फिर है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट. फिर और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेंटर्स, अर्बन लोकल बॉडीज़ जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह. उसके अलावा बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट ट्रस्ट हैं या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, ये सब इन्वॉल्व हैं उज्ज्वला स्कीम को रन करने में. अब ज़रा ध्यान से समझना, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे पब्लिक या प्राइवेट ट्रस्ट या एनजीओज, इनको मेन जिम्मेदारी दी गई है टू सेटअप उज्ज्वला शेल्टर होम्स, जहाँ पे जो डेस्टिट्यूट वुमेन हैं उनको रखा जा सके. अब जो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि ये जो एनजीओज हैं या ये जो ट्रस्ट हैं, इनके ही ओनर्स, इनके ही जो मैनेजमेंट है, वही उन वुमेन को फोर्स करती है टू गेट इंगेज इनटू प्रोस्टिट्यूशन एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज़. तो ये एक अलग और बहुत ही बिजार या अनफॉर्चुनेट न्यूज़ कई दफ़ा निकल के आ रही है. तो जब उज्ज्वला स्कीम पिछले साल से काफ़ी न्यूज़ में है, उससे रिलेटेड सवाल आ सकता है. उसमें आप इसका क्रिटिसिज्म लिखेंगे, ये क्रिटिसिज्म लिखेंगे कि ये जो एनजीओ जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, उनका प्रॉपर एक्रीडिशन होना चाहिए, उनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे एनजीओ इसी पर्पज से खुल रहे हैं ताकि उनको उज्ज्वला शेल्टर होम्स इस्टेब्लिश करने का मौका मिल जाए और उसके बाद वहाँ पे रहने वाली वुमेन को वो फोर्स कर सके इनटू प्रोस्टिट्यूशन एंड देन दे अर्न मनी फ्रॉम दैट. सो इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड बिजार सिचुएशन. In recent time, as I said, there have been many such instances where destitute women in Ujjwala shelter homes are tortured and harassed. आप एग्ज़ाम में अगर उज्ज्वला स्कीम पे सवाल आ जाए तो बिहार शेल्टर होम केस जरूर मेंशन करेंगे. ये केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जहाँ पे विमेन, एक तो विमेन ही एडमिनिस्ट्रेटर थी बिहार के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर इस तरह का उज्ज्वला शेल्टर होम चला रही थी, एंड सी वॉज फोर्सिंग द विमेन इनमेट्स ऑफ उज्ज्वला शेल्टर होम्स इनटू प्रोस्टिट्यूशन. The next article is taken from economy segment. It is about World Competitiveness Index of 2020. This topic is important from our syllabus paper 5 Indian economy point of view. देखो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 43 ऑन एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट. ये जो इंडिया की रैंकिंग है 43, इट इज़ आउट ऑफ 63 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. और इंडिया की रैंकिंग इतनी ख़राब है बिकॉज ऑफ टू मेन फैक्टर्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनसफिशिएंट एजुकेशन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. सिंगापुर हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप, फॉलोड बाय डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यूएसए इज़ ऑन 10th. ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है दैट इज़ पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD. इट इज़ अ बिजनेस स्कूल दैट इज़ इन स्विट्जरलैंड. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपको प्रीलिम्स में बिल्कुल केयरफुल होना है. देखो, एक है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, दैट इज़ बेस्ड इन स्विट्जरलैंड. और एक दूसरी होती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट. दिस इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ये कई दफ़ा यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट. वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इन जनरल अभी तक तो नहीं आया है. तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना. पता चले कि उन्होंने पूछा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और आपने लिख दिया इट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. डोंट कमिट दिस मिस्टेक. तो इसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट? योर ऑप्शन माइट बी IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर विल बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. और अगर यहाँ पे ये सवाल होता विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज World Competitiveness Report, then the answer would have been option D, Institute of Management Development. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 449 to 451. Topic number 449 is about Turant Customs. Turant Customs is aimed at speedy clearance of goods at air and sea ports, which in turn will benefit ease of doing business in India, which is being launched by Central Board of Indirect Taxes and Customs.
और इससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को ज़रा सा देखते हैं, इससे और एक हम चीज़ सीख सकते हैं। देखो, मान लो कि ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आ गया, एक गेस वर्क की बात सीखते हैं। देखो, स्मार्ट गेस वो यूपीएससी प्रीलिम्स में चाहिए होता है। तुरंत कस्टम्स, अब और इसके बेसिस पे ये दो ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। तो तुरंत कस्टम देख करके अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, फिर भी आपके दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि कस्टम्स के काम को स्पीडी तरीके से क्लियर कराना ही इसका पर्पस होगा, और उस हिसाब से आपको लगेगा कि यस दिस स्टेटमेंट इज़ राइट, इट इज़ एम्ड एट स्पीडी क्लियरेंस ऑफ द गुड्स एट एयर सी पोर्ट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये स्टेटमेंट आपको लगेगा सही, और ये बिल्कुल सही भी है। फिर दूसरा स्टेटमेंट आपने देखा, इट इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब आपको कुछ नहीं पता है, फिर भी आप इस स्टेटमेंट को बोल देंगे कि ये गलत है। क्यों से? वाई? क्योंकि आपको पता है कि कस्टम्स ड्यूटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्यों चलाएगी, जबकि ये कस्टम्स जो है वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। As I said, it is run by or launched by Central Board of Indirect Taxes and Customs. तो आपको ये देख करके ही आप बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट तो गलत है, और इस तरीके से आपका ऑप्शन निकल आएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। तो इस तरह से थोड़ा बहुत स्मार्ट गेस भी करना चाहिए आपको एग्जाम के अंदर। द सेकेंड टॉपिक इज 450, दैट इज स्कीम ऑफ एसेट मैनेजमेंट एंड डेट चेंज स्ट्रक्चर समाधान। द समाधान स्कीम इज फॉर स्ट्रेस्ड पावर कंपनीज whose debt will be divided into sustainable and unsustainable portions. While the liability of the sustainable debt will be assumed by the new owner, the unsustainable part will be covered into equity. मान लो किसी बैंक ने किसी पावर कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिए हैं, अब उसमें से जो 50 लाख रुपए हैं वो कंपनी रिटर्न कर सकती है, यानी कि वो जो डेट है वो सस्टेनेबल है, और जो बाकी 50 लाख हैं वो अनसस्टेनेबल है। तो जो अनसस्टेनेबल लोन है उसको बैंक उसका इक्विटी बना देगा, मतलब उतना अपना शेयर होल्डिंग कर देगा, और जो सस्टेनेबल लोन है उसको वो बैंक किसी नए ओनर को बेच देगा 50 लाख रुपए में। तो इस तरीके से ये समाधान स्कीम काम करता है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Topic number 451 is about Nipah virus. Nipah virus is a zoonotic virus. That means it is transmitted from animals to humans and can be also transmitted through contaminated food or directly between the people. The natural host of the virus are fruit bats. Nipah virus was first identified during an outbreak that took place in Malaysia in 1998. According to World Health Organization, currently there are no specific drugs or vaccines for Nipah virus. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 446 to 448 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 449 to 451 can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.